नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज के इस स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में। हर मर्ज का इलाज दवा खाने में नहीं है। कुछ मर्ज सेहत का ध्यान रखकर भी ठीक किए जा सकते हैं। वैसे सेहत संबंध का कुछ ऐसा है कि मिलते तो मुफ्त में हैं, लेकिन इनकी कीमत का एहसास तब होता है जब हम इन्हें खो देते हैं। जब बात हम हेल्थ फर्स्ट की कर रहे हों तो आपकी सेहत का ख्याल रखना तो लाजमी है, और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष माथुर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल से। आज हम बात करने वाले हैं क्रोनिक किडनी डिजीज को लेकर, जो कि विश्व स्तर पर एक चुनौती बन गई है और भारत में तो इसका प्रचलन और अधिक बढ़ रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, जो मौजूदा आंकड़े हैं वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज के चलते 38% मौतों में वृद्धि हुई है। लेकिन कैसे हम किडनी रोगों से बच सकते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं, सतर्क कैसे रह सकते हैं, इनका जवाब डॉक्टर पीयूष माथुर से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर पीयूष माथुर आपका फर्स्ट इंडिया के इस खास प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में। तो पीयूष जी, मेरा पहला सवाल, क्योंकि आप सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, इसी को लेकर है कि किडनी को लेकर के और गुर्दों को लेकर सबसे पहले जानना ही चाहेंगे कि भूमिका गुर्दों की क्या होती है, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो शिखा जी, जो आपने ये बात कही कि किडनी डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वाकई बिल्कुल सच है। और अगर आज हम देखें तो लगभग हर 10 में से किसी एक व्यक्ति को किडनी डिजीज़ है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है हमारे लिए जानना कि किडनी डिजीज़ में हम किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो किडनी का जो काम है, जो फंक्शन है, हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है। लोग ये समझते हैं किडनी का काम जो है खाली वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है। ये तो है ही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, मगर इसके अलावा किडनी और भी बहुत सारे काम करती है। जैसे कि खून को बनाने का काम एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। किडनी एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाती है, जो कि खून बनाने में मदद करता है। इसके अलावा किडनी हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी नामक हार्मोन को एक्टिव करती है। इसके अलावा किडनी बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस, नमक और पानी की मात्रा को संतुलित रखना, इन सब का ये सभी काम किडनी के होते हैं। अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही तो ये कैसे पहचाना जा सकता है डॉक्टर पीयूष जी, इसके लक्षण क्या होते हैं? जी, वैसे तो किडनी डिजीज़ के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। ये जो लक्षण है कई दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं, बड़े कॉमन से लक्षण होते हैं। यही वजह है कि किडनी डिजीज़ को कई बार आइडेंटिफाई करने में डिले हो जाता है, देर हो जाती है। जैसे कि पेशेंट को थकान रहना, उसको जो है कमज़ोरी आना, कई बार आँखों के चारों तरफ या पैरों में सूजन आ जाना, भूख कम लगना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, इसके अलावा कई बार यूरिन में ब्लड आ जाना, यूरिन में झाग आ जाना, ये सभी कुछ सिम्टम्स हैं जो कि किडनी डिजीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं कि हाँ, ये किडनी डिजीज़ हो सकती है। स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें तो जैसे यूरिन के अंदर ब्लड आ जाना, यूरिन में झाग आ जाना या आँखों के चारों तरफ सूजन आ जाना, ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ, किडनी डिजीज़ हो सकती है। और जो आप लक्षण बता रहे हैं पीयूष जी, अमूमन ऐसा होता है कि शुरुआती तौर पर तो उन लक्षणों को अनदेखी कर देते हैं, लेकिन जैसा कि पीयूष जी बता रहे हैं, अगर ऐसे लक्षण हैं तो फिर डॉक्टर कंसल्ट करना ज़रूरी है। पीयूष जी, अब आगे सवाल ये है कि अब आपने बताया कि कैसे पता लगता है, लेकिन ऐसा हो ही ना हो, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो संतुलित आहार इसे लेकर बताइए ताकि किडनी सुरक्षित रहे। जी, सो डेफिनेटली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर हम आज किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे तो ना केवल किडनी डिजीज़ बल्कि शरीर में होने वाली और दूसरी बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकेंगे। हार्ट डिजीज़ हो गया, ब्रेन डिजीज़ हो गया। सो किडनी जो होता है वो ना केवल किडनी डिजीज़ तक ही लिमिटेड नहीं रहता, वो हार्ट को, ब्रेन को, लिवर को और दूसरे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती हैं। तो किडनी के प्रिवेंशन के लिए जो किडनी ख़राब होने के मेन कारण है, अगर हम उनको ही कंट्रोल करेंगे तो किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट करने की हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि जिनको डायबिटीज़ है उनको अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना है। HbA1c जो 3 महीने का ब्लड शुगर का एवरेज होता है उसको लगभग 7 के आसपास रखना है। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, 130/80 के आसपास अपना ब्लड प्रेशर रखना है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नमक एक दानव होता है जिसका कि लिमिटेड सॉल्ट इंटेक, लगभग 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए। अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि किडनी डिजीज़ को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाता है। अगर हो जाती तो हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना है। डेली
एक्सरसाइज करनी है एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स। तो ये जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, जिन्हें हम इंडिजीनियस ड्रग्स कहते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता, तो इस तरह ओवर द काउंटर मेडिसिन जो रहती है, जैसे कई बार लोग दर्द की दवाइयाँ खा लेते हैं, तो इस तरह की दवाइयों का, इस तरह के इंडिजीनियस ड्रग्स का सेवन नहीं करना। मैं इसी पर आना चाहूँगी क्योंकि पीयूष जी, एक आम नागरिक सोचता है जब उसकी पीड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं पेन किलर या फिर सिर दर्द की दवाइयाँ हैं, एसिडिटी है, दवाई लूँ ना लूँ। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी इस बात का जिक्र होता है कि पेन किलर खाने से किडनी फेलियर होता है या नहीं। आप आज वो, अगर कोई ऐसी भ्रांति भी है तो वो भी सही कीजिए, और अगर सच्चाई भी है तो वो भी बताइएगा। बिल्कुल। किडनी डिजीज़ के ख़राब होने का वन ऑफ द रीज़न जो रहता है वो लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ पेन किलर्स, यानी लंबे समय तक अगर हम दर्द निवारक दवाइयाँ खाते रहते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, तो वो किडनी को ज़रूर ख़राब कर सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें, कई तरह की एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो हम बिना डॉक्टर की सलाह के अगर खाते रहते हैं तो वो सब किडनी को ख़राब कर सकती हैं। तो मेरी सलाह अपने दर्शकों से यही है कि कभी भी कोई भी दर्द की दवाइयाँ जो है लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के ना खाएं, अन्यथा आपको उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। किडनी फेलियर की बात कर रहे हैं पीयूष जी, तो भारत में इसके साथ ही मोटापा और मधुमेह भी बहुत आम है, तो क्या इससे भी हमारी किडनी को किसी तरह से कोई खतरा है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो शिखा जी, मैं आपको बता दूं कि इस किडनी खराब होने की CKD जो हम बात कर रहे हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ CKD, इसके जो ख़राब होने के जो मेन कारण हैं उसमें होता है सबसे पहले डायबिटीज़, नेक्स्ट आता है हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर के लगभग 50 to 60% लोगों की किडनी अगर ख़राब होती है तो वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, और उस पर अगर साथ में ओबेसिटी यानी मोटापा और है तो फिर वो और भी ज़्यादा कारण बनता है किडनी ख़राब होने का। तो ये मेन कारण है किडनी डैमेज के। अब क्योंकि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति, खास तौर पर जिसने एक निश्चित उम्र को पार कर लिया है पीयूष जी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहा है, क्या एक ये भी कारण है गुर्दे खराब होने के पीछे? जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि आज अगर हम देखें तो हर 4 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर है, या वो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है। तो हाई ब्लड प्रेशर किडनी ख़राब होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें कि किडनी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब हो सकती है। तो मेरा, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो यंग पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम की है, 20 से 35 साल के, इस तरह के लोग यदि लगातार सर दर्द की कंप्लेंट करते हैं तो उन्हें एक दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये हाई ब्लड प्रेशर उनकी किडनी को ख़राब कर रहा हो। दूसरी तरफ ये है कि अगर किसी को किडनी डिजीज़ है तो भी उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है और वो कंट्रोल में नहीं रह सकता है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज़। हाई ब्लड प्रेशर है वो किडनी को ख़राब कर सकता है, किडनी डिजीज़ है वो हाई ब्लड प्रेशर कर सकती है। तो हमें इन दोनों को एक साथ देखना है। अब और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और किडनी लगभग एक जैसे हैं, लेकिन क्या इससे सुरक्षित रहने का भी कोई तरीका है? अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो किडनी फेलियर तक बात ना पहुंचे, कुछ ऐसा? बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको अपने डॉक्टर से सलाह करके ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रेगुलरली लेनी है और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल से मेरा मतलब है 120, 130 ऊपर वाला बीपी, 70 से 80 या 90 के बीच में नीचे वाला ब्लड प्रेशर रखना है। और होता क्या है कि लोग बाग ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं और लेने के कुछ टाइम बाद में उन्हें लगता है सब कुछ ठीक है तो दवाई को लेना छोड़ देते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वो बीमारियां हैं जो अंदर ही अंदर पेशेंट को दिक्कत देती रहती है, अंदर ही अंदर ख़राब करती रहती है, एंड ऑर्गन डैमेज करती रहती है, जो इसके बाहर से लक्षण नहीं आते हैं। इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, डॉक्टर को रेगुलरली दिखाएं। नमक, जंक फूड जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है, स्मोकिंग, ऑयली फूड खाना, तला हुआ खाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को कम करती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। किडनी फेलियर को लेकर कहा जाता है या डिजीज़ को लेकर भी कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो कार्यक्षमता गुर्दे की होती है या कहीं किडनी की होती है वो कम होती है। पहले तो ये कि क्या ये सच्चाई है, और अगर ऐसा है तो कौन कौन से वो मापदंड या फिर कौन कौन से वो उपाय किए जा सकते हैं ताकि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे जो शरीर के बाकी फंक्शन हैं वो बेहतर तरीके
तरीके से काम करें? सी देखिए, किडनी भी जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे किडनी की भी एजिंग होती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारा, जिसको हम साधारण मेडिकल लैंग्वेज में GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, जिसको हम सीरम क्रिएटिनिन, जो कि किडनी का एक टेस्ट है, एक मापक है किडनी के फंक्शन का, उससे हम GFR को कैलकुलेट करते हैं। समय के साथ में धीमे धीमे हर साल दर साल GFR नेचुरल वे से कम होती जाती है, जो कि आमतौर पर 60 साल के बाद में होती है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि भाई एट द एज ऑफ 70 अगर किसी की GFR जो है वो 70 आ रही तो कम हो गई, ऐसा नहीं है। नॉर्मल GFR जो रहता है वो 90 के आसपास होती है, 90 से 120 के बीच में होती है। जैसे समय बीतता है 60 की एज के बाद में धीमे धीमे हर साल एक एक करके वो एक ml करके कम होती जाती है, विच इज़ नेचुरल फिनोमेना। तो इसमें कोई वो वैसी बात नहीं होती है। अगर हम किडनी डिजीज़ की बात करें, CKD की स्टेजेस की बात करें, तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस होती है, 1, 2, 3, 4 और 5। जैसे जैसे एज एडवांस होती है, जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस होती है 1 से 2, 3, 4, 5, वैसे वैसे GFR कम होता जाता है। इसी पर, क्योंकि आप चरण बता रहे थे, तो अगर हम सभी चरणों पर बात करें, क्या क्या चरण होते हैं, और अगर पहला चरण हो गया तो क्या अब ऐसा है कि दूसरे चरण तक जाने के लिए उसे रोका जा सकता है? क्या कोई प्रिकॉशंस इसके लिए? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखिए, जिसको CKD हो गया है, तो एक चीज़ समझनी होगी जो हमारे दर्शक हैं उनको, CKD आम तौर पर एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है जो कि समय के साथ बढ़ सकती है। ठीक है, हम लोग इसके बढ़ने को किसी हद तक रोक सकते हैं, और बंद कर दें, इसको ठहराव ला दें, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो किडनी डिजीज़ जो बढ़ती है ग्रेजुअली, उसको हम रोकथाम करने की कोशिश कर सकते हैं। उनके लिए कई मेडिसिन आती है, कई तरीके होते हैं, जैसे कि हमें अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, नमक कम खाना है, अपना वाटर इनटेक बराबर रखना है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन आती है जिनको हम अगर पेशेंट को आरंभिक स्टेज से देते हैं, वो एक नेफ्रोलॉजिस्ट या कोई फिजिशियन है वो पेशेंट को शुरू से दे सकता है, जिससे वी कैन रिटार्ड द प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़। वी कैन स्लो डाउन, हम धीमा कर सकते हैं किडनी डिजीज़ के बढ़ने की प्रोसेस को, स्टेज 1 से 2 जाने में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। तो ये इस तरह की कुछ दवाइयाँ आती है, कुछ तरह के नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, BP, शुगर कंट्रोल, ये सारे होते हैं। तो किडनी रोग पर वो सब जो आप जानना चाहते हैं, हम आपको हमारी स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट के माध्यम से, डॉक्टर पीयूष माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनके माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में। आज हम किडनी रोग डिजीज पर बात कर रहे हैं, चरण क्या हैं और बचाव के क्या उपाय हैं, लक्षण क्या होते हैं। हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष माथुर जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम सवालों के जवाब हासिल कर रहे हैं। ब्रेक से पहले चूंकि हमने जाना था कि चरण क्या क्या होते हैं और उम्र अगर बढ़ रही है तो कैसे इसका बचाव किया जा सकता है। अब पीयूष जी, एक बड़ी जानकारी, चूंकि आजकल फिर से उसका जिक्र करूंगी, बहुत से सोशल मीडिया पर रील आते हैं और शारीरिक गतिविधियों को लेकर के सवाल भी उठाया जाता है, शायद आपने भी देखा होगा। अब शारीरिक गतिविधियों का भी किसी तरह से कोई अहम रोल होता है किडनी रोग को रोकने के लिए, क्या ये हकीकत है? जी, शारीरिक गतिविधियाँ यानी कि फिज़िकल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली हमें रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। नॉट ओनली किडनी डिजीज़, बाकी किसी भी डिजीज़, चाहे वो BP हो, शुगर हो या हार्ट डिजीज़ हो, इन सभी के लिए रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें मैं एक चीज़ यहाँ विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो जिम करते हैं, वहाँ पर वो लोग अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेने पर उनकी किडनी पर अफेक्ट डाल सकते हैं। तो मेरी सलाह ऐसे जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं उनसे यही है कि वो एक बार अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें इस तरह के प्रोडक्ट्स लेने के पहले या लेते हुए, कि भाई उन, या फिर रेगुलर अपने किडनी फंक्शन को टेस्ट करवाएं, जिससे कि वो उनके ऊपर एडवर्स अफेक्ट ना डालें।
एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अगर कोई अनअकस्टम्ड फिज़िकल एक्टिविटी, यानी कि जिस फिज़िकल एक्टिविटी के लिए वो नहीं बना हुआ, जैसे मान लीजिए आज मेरे कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है और मैं एक साथ 5 किलोमीटर दौड़ लूँगा, तो अगर इस तरह की कोई फिज़िकल एक्टिविटी करता है जिसका वो आदी नहीं है, और वो करने पर कई बार किडनी भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि उसमें मसल्स टूटती है और अल्टीमेटली वो किडनी को टेम्पररीली या परमानेंटली ख़राब कर सकती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी डेली कीजिए, रेगुलर कीजिए। अनअकस्टम्ड फिज़िकल एक्टिविटी जिसके हम आदी नहीं हैं, उसको करने से पहले थोड़ा सोचना है। किडनी रोग के साथ साथ डायलिसिस भी जुड़ा हुआ है पीयूष जी, तो डायलिसिस को लेकर भी बताइएगा। डायलिसिस क्या होती है, कैसे होती है, कितनी बार करानी चाहिए जिन लोगों को किडनी से जुड़ी बीमारी है? जी, डायलिसिस एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मेरे ख्याल से हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, और डायलिसिस का नाम सुनते ही सारे लोग जो है बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। बट मैं आपको बता दूं कि डायलिसिस, लोग कहते हैं साहब क्या एक बार होगा, क्या साल में एक बार होगा, बट डायलिसिस हमें उन पेशेंट्स का करना पड़ता है जिनकी किडनी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, यानी कि जो CKD स्टेज 5 में पहुंच चुके हैं, जिनका GFR 15 से कम आ चुका है और जिनको किडनी ख़राब होने के लक्षण आ रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स का हमें डायलिसिस शुरू करना पड़ता है। यहाँ मैं डायलिसिस से मेनली हीमोडायलिसिस की बात करूँगा, जिसमें पेशेंट को हीमोडायलिसिस बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया है। इसमें ना तो कोई दर्द होता है, ना पेशेंट को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ होती है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, इसमें पेशेंट को किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। लोगों में धारणा है कि पता नहीं डायलिसिस में क्या होगा। डायलिसिस बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। पेशेंट के शरीर से जो खून जो गंदा हो चुका है, किडनी का हमने शुरू में डिस्कस किया था कि किडनी का क्या काम है, खून को साफ़ रखना। जब किडनी ख़राब हो चुकी है तो वो खून को साफ़ नहीं रख पा रही है, तो वो क्या करते हैं कि हम खून को निकालते हैं, एक मशीन के ज़रिए, एक फ़िल्टर के ज़रिए उस खून को साफ़ करते हैं और वापस से पेशेंट में लौटा देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज डायलिसिस। इस प्रोसेस को सप्ताह में 2 बार या 3 बार करना पड़ता है, और इसको तब तक करना पड़ता है जब तक कि पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता, या जब तक कि पेशेंट को लाइफ है, जीवन है, तब तक उसको डायलिसिस कराना पड़ता है। तो डायलिसिस को लेकर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पीयूष जी, अब प्रतिरक्षा प्रणाली पर बात करेंगे। कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमारे शरीर के अंगों को ये प्रभावित करता है। क्या किडनी को भी प्रभावित करता है और इससे जुड़े रोगों पर भी इसका कोई असर देखा जाता है? किडनी डिजीज़ जो रहती है वो कई बार ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी किडनी डिजीज़ होती है, जिनमें कई ऑटो इम्यून यानी कि हमारे शरीर की रक्षा करने वाली एंटीबॉडीज़ ही हमारी किडनी के अगेंस्ट काम करती है। उनमें मेनली लूपस नेफ्राइटिस या वैस्कुलाइटिस, इस तरह की बीमारियां होती है। किडनी डिजीज़ इट्सेल्फ भी जो है वो एक शरीर की इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाली बीमारी होती है। तो अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा पीयूष जी, क्योंकि आपने इम्यून सिस्टम को लेकर के बात की, अगर इम्यून सिस्टम के आगे हम बढ़ें तो कहा जाता है कि हृदय और गुर्दे एक साथ काम करते हैं, यानी कि हार्ट और किडनी। क्या ये भी सही बात है? और अगर ऐसा है तो अगर क्या गुर्दे खराब हैं तो फिर हृदय से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं मरीज़ को? बहुत ही अच्छा सवाल है शिखा जी ये, और मेरे ख्याल से ये लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गन टॉक्स टू अदर ऑर्गन, देयर इज़ क्रॉस टॉक बिटवीन 2 ऑर्गन्स। जब अगर मान लीजिए किडनी ख़राब है तो वो अपने हार्ट को ख़राब कर सकती है, और अगर हार्ट ख़राब है तो वो किडनी को ख़राब कर सकता है। तो दोनों बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोनों के बचाव के तरीके भी लगभग एक जैसे हैं, लेकिन हमें अगर मान लीजिए किसी को किडनी डिजीज़ है तो उसको अपने हार्ट की भी बराबर जांच करनी चाहिए, जिससे कि हम उसकी हार्ट डिजीज़ को ट्रीट कर सकें। किसी को अगर हार्ट की समस्या है तो वो किडनी पर असर डाल सकती है। इनको हम कार्डियो रीनल सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन जो बिल्कुल स्वस्थ है उसको ख़राब कर सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के लिए है कि उनको समझना पड़ेगा कि अगर एक ऑर्गन ख़राब है तो दूसरे ऑर्गन को भी उन्हें तवज्जो देनी होगी, उसकी भी स्क्रीनिंग, उसका भी टेस्ट उन्हें करवाना होगा। अच्छा, क्या किडनी की जो बीमारी होती है वो अगर परिवार में आपके माता पिता किसी को रही हो तो क्या ये भी हेरिडिटी के तौर पर बच्चों को मिल सकती है? और अगर बच्चों को मिल सकती है तो फिर जांच कराने की सही उम्र क्या है, कैसे पहचाना जाए? ये जो क्वेश्चन है इसमें ये होता है, कुछ किडनी की डिजीज़ेज़ जो हैं वो जेनेटिक होती हैं, मेनली जिनमें ऑटोसोमल
पॉलीसिस्टिक डिजीज़, किडनी डिजीज़, जिसको हम ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ADPKD या पॉलीसिस्टिक किडनी कहते हैं। ये एक आनुवंशिक जेनेटिक बीमारी है जिसमें कि ये परिवार में रन करती है। माता या पिता में से किसी एक में बीमारी होती है, वो उनके बच्चों में आती है, उससे उनके बच्चों में आती है। सभी बच्चों में नहीं आती, लगभग 50% के अंदर ये बीमारी आती है। इसमें किडनी में क्या होता है कि जो किडनी जो होती है, जो काम करने का जो किडनी का पेरेन्काइमा होता है, उसमें उसकी जगह सिस्ट बन जाती है। छोटी बड़ी कई सिस्ट हो जाती हैं जिनको आमतौर पे लोग रसौली या पानी के गुब्बारे कहते हैं, वो बन जाती हैं। तो वो धीमे धीमे करके किडनी के नॉर्मल जो फंक्शन करने वाला पार्ट है उसको डैमेज करते जाते हैं, जिसकी वजह से लेटर एज में 50-60 साल की उम्र में जाकर के किडनी काम करना कम कर सकती है, बंद कर सकती है। नॉर्मली इस बीमारी के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग जब वो अपने टीन एज में पहुँचें तो वहाँ से इसकी स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए, तो जिससे कि पहले से अगर पता चल जाए कि हाँ इनको ADPKD है तो उसके बचाव जो है वो पहले से ही शुरू किए जा सकें। और मेरी सलाह है उन सभी को जो दर्शक देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके परिवार में किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है तो अपने नियर एंड डियर, अपने भाई बहन, अपने बच्चों, उनकी ज़रूर सोनोग्राफी करवा करके स्क्रीनिंग कराएं। आपको तो ये बीमारी हो ही चुकी है, आपके नियर एंड डियर को अगर ये बीमारी पकड़ में आए तो हम उनका इलाज पहले से ही कर सकें जिससे उनकी किडनी खराब ना हो। और नियर और डियर का ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं किडनी रोग को लेकर के, अच्छा आजकल गुर्दों की पथरी भी बहुत सुनने में आता है। अब गुर्दों की पथरी आखिर होता क्या है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उससे किस तरह से उसका उपचार किया जा सकता है? गुर्दों की पथरी, हम लोग जो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार का जो ये बेल्ट है इसको हम स्टोन बेल्ट कहते हैं। यहाँ पर क्लाइमेटिक वेरिएशन की वजह से, ज़्यादातर लोग हमारे खान पान की वजह से स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और काफ़ी सारे लोगों में स्टोन बनते रहते हैं। डेली इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो स्टोन कई प्रकार के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, बहुत तरह के स्टोन्स होते हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपको स्टोन है तो उसका इलाज प्रॉपर ढंग से करवाइए। स्टोन से बचाव के 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, नमक कम खाएं और बहुत अच्छे से पानी पिएं। रोज़ का 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। ये 2 चीज़ें हैं जो कि स्टोन प्रिवेंशन के अंदर हेल्प करती हैं। स्टोन डिजीज़ का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि स्टोन है किस जगह, किस तरह का स्टोन है, कितना बड़ा स्टोन है, तो उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई स्टोन किडनी में है, बहुत बड़ा स्टोन है, तो उसको हम एक लेज़र के द्वारा तोड़ सकते हैं, ठीक है, और उसको स्टोन को गला सकते हैं लेज़र से के ज़रिए तोड़ करके। मान लीजिए कोई स्टोन अगर नीचे यूरेटर में आ गया है तो उसमें हम तार डाल के, DJ स्टैंड डाल करके रास्ता खोल के उस स्टोन को चिमटी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह के कुछ छोटे स्टोन होते हैं, उनके लिए हम मेडिसिन दे सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि स्टोन किडनी के कौन से भाग में है, किस तरह का स्टोन है, किस साइज़ का स्टोन है, इन सब चीज़ों पर स्टोन का, पथरी का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत कॉमनली डेली ऑलमोस्ट मैं 1 या 2 पेशेंट ऐसे देखता हूँ कि जो कहते हैं साहब मुझे आज से 4-5 साल पहले पथरी हुई थी, मैंने इस पथरी का इलाज करवाया, लेकिन इसके अंदर जो है वो हम ऐसे ही कराते रहे, कोई ट्रीटमेंट लिया, वो स्टोन धीमे धीमे किडनी को ख़राब कर देता है। किडनी फेल होने के बारे में भी अगर बता पाएँ, किडनी फेल होने के ऊपर क्या उपचार किया जा सकता है? किडनी फेल होने पर जैसा कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑप्शन तो हमारे पास में डायलिसिस है, जिसमें कि हम पेशेंट को रेगुलरली हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा प्रत्यारोपण का है, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, और इसको अगर किसी पेशेंट, यंग पेशेंट है, तो उसको ज़रूर किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। तो जैसा कि डॉक्टर पीयूष माथुर, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, बता रहे थे हमें और जानकारी किडनी रोग के बारे में दे रहे थे। एक जल्दी से किडनी को लेकर के आपको जानकारी दे देते हैं कि नमक का सेवन कम करना है, जिम जाते हैं, प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं तो उस पर भी आपको गौर नहीं देना। और हाँ, डायलिसिस को सुनकर घबराना नहीं, क्योंकि बताया डॉक्टर पीयूष माथुर ने कि एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो कहा जाता है कि सुख सिर्फ खुशी में ही नहीं, बल्कि दुखों को पार कर, जीवन की चुनौतियों को पार कर लेने में भी। और अगर आपके या आपके परिवार में किसी को किडनी रोग है, हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर है तो घबराए नहीं, डॉक्टर के पास पहुंचे और बेहतर इलाज लें। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से कोई भी आपके सवाल हैं तो वो मिले होंगे जवाब उनके, और आपकी समस्याओं का भी समाधान इस स्पेशल प्रोग्राम के माध्यम से हुआ होगा। चलिए, आज के लिए हमारी स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट पे बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।